भारत के प्रमुख इतिहासकारों की सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे मध्ययुगीन भारतीय इतिहास पर कार्य करने वाले एक प्रमुख इतिहासकार सर जे.एन. सरकार के बारे में। उनके जीवन परिचय को भी जानना जरूरी होगा। सर्वप्रथम उनके जीवन परिचय पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि उनका जन्म 10 दिसंबर सन 1870 को वर्तमान में बांग्लादेश के राजशाही जिले के अंतर्गत करछमरिया गांव में हुआ था। उनके पिता राजकुमार सरकार वहां के जमींदार थे और इनका परिवार वहां का एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार के रूप में जाना जाता था। जे.एन. सरकार को उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला दिलाया गया, जहां से उन्होंने इंग्लिश और हिस्ट्री विषय लेकर ऑनर्स की डिग्री को हासिल किया तथा 1892 में इंग्लिश लिटरेचर विषय को लेकर उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि को प्राप्त किया। और इनके बारे में यह उल्लेखनीय है कि इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि में जो अंक प्राप्त किए थे वह आज भी एक रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है। और अगले ही साल से उन्होंने टीचिंग के क्षेत्र में कदम रखा। अंग्रेजी साहित्य के साथ साथ इतिहास विषय का भी इन्होंने अध्यापन किया और अपने अध्यापन काल में कलकत्ता के अतिरिक्त पटना में, ओडिशा में और बनारस में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी। 1898 में इनको प्रांतीय शिक्षा सेवा में चुन लिया गया और अपने करियर के अंतिम दिनों में उन्होंने 2 वर्ष तक कलकत्ता विश्वविद्यालय को उप कुलपति के रूप में अवैतनिक सेवाएं प्रदान की थी। अपने इस दीर्घकालीन शैक्षिक सेवा के क्षेत्र में उन्होंने समय समय पर लेखन का कार्य, शोध का कार्य भी किया और अनेक पुस्तकें उन्होंने इस दरमियान लिखी। तकरीबन 50 ऐसे उत्कृष्ट ग्रंथ हैं जिनके लेखन का श्रेय सर जे.एन. सरकार को दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार ने इनको 1929 में सर की उपाधि से नवाजा था, क्योंकि शिक्षा जगत में इन्होंने एक अच्छी सेवा तत्कालीन समय में की थी। आजादी के बाद अपने अंतिम समय को इन्होंने कलकत्ता और दार्जिलिंग में बिताया, जहां पर 1958 को इनका देहांत हो गया। इस तरह एक इतिहासकार के रूप में अपने सेवा काल के दौरान इन्होंने जो रिमार्केबल वर्क किया, उसी के कारण आज हम सर जे.एन. सरकार का नाम इतिहास लेखन के क्षेत्र में बड़े ही ऊंचाई पर देखते हैं। इनकी कृतियों में इंडिया ऑफ औरंगजेब, इट्स टोपोग्राफी, स्टेटिस्टिक्स एंड रोड्स, जिसमें मूल रूप से भौतिक पक्षों का इन्होंने विवरण दिया था। इसके अतिरिक्त औरंगजेब का भारत इनकी थीसिस थी, जिनको इन्होंने 5 जिल्दों में लिखा था। मुगल साम्राज्य का पतन इन्होंने 4 जिल्दों में लिखा। शिवाजी और उनका काल पर भी उन्होंने लिखा। और बंगाल के क्षेत्र में जो भक्ति मूवमेंट हुआ था, उसमें चैतन्य का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। कीर्तन का जनक उन्हें कहा जाता है। इन्होंने ग्रंथ चैतन्य, उनकी तीर्थ यात्राएं और शिक्षाएं पर लिखा, जिससे यह ज्ञात होता है कि धार्मिक क्षेत्र में भी जे.एन. सरकार की अभिरुचि थी। उन्होंने पूना कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ साथ आईने अकबरी का संपादन भी किया। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 4th जिल्द के
कुछ अध्याय भी इन्होंने लिखे और मॉडर्न रिव्यू में करीबन 60 निबंध इनके प्रकाशित भी हुए थे। इन्होंने जो मूल रूप से महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया वह था मुगल काल के अंतर्गत औरंगजेब के बारे में हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब का 5 जिल्दों में लेखन, क्योंकि अब तक मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में मुगलों के परिप्रेक्ष्य में जब औरंगजेब की बात हम करते हैं तो हम उसे एक क्रूर और कट्टर शासक के रूप में देखते हैं, लेकिन औरंगजेब के बारे में जैन सरकार का दृष्टिकोण दूसरा रहा और उन्होंने कंक्लूजन में लिखा भी कि औरंगजेब उतना काला नहीं था जितनी कालिख उस पर पोत दी गई थी। इस तरह एक निष्पक्ष इतिहास का लेखन तत्कालीन समय में जैन सरकार के द्वारा किया गया। औरंगजेब को एक रूढ़िवादी और जटिल व्यक्तित्व के बादशाह के रूप में विभिन्न पक्षों को उकेरने का कार्य सर जैन सरकार ने किया। जैसा कि मुगल काल के इतिहास से हम सबको ज्ञात होता है कि शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां ने 1628 to 58 तक शासन किया था। उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था। उसके 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, औरंगजेब और बुराद। 3 पुत्रियां थीं, जहांआरा, रोशनारा और गौहनारा। उस समय का भी चित्रण उन्होंने किया है। औरंगजेब की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी बखूबी चित्रण सर जैन सरकार ने किया है तथा तत्कालीन समय में औरंगजेब के सिद्धांतों, उसकी नीतियों, भारत में इस्लाम धर्म, केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में और संभाजी की त्रासद मृत्यु के बारे में भी इन्होंने अपने इस थीसिस के माध्यम से या पुस्तक के माध्यम से बताने की कोशिश की है। उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा पर मुगलों के आधिपत्य के बारे में भी बताया और यह भी बताया कि दक्कन से 25 वर्षों तक औरंगजेब की अनुपस्थिति के दौरान उत्तर भारत में जो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई, शांति का वातावरण निर्मित हुआ और एक लंबे और दीर्घकालीन शासन के बाद औरंगजेब का 1707 में देहावसान हो गया। साथ ही साथ उन्होंने अपने इस ग्रंथ का समापन तत्कालीन समय के आर्थिक दशा का चित्रण करते हुए बताया और यह भी बताने की कोशिश की कि औरंगजेब, जिसने मुगलों में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया था, उसके लंबे शासन का क्या प्रभाव तत्कालीन समय के भारत पर पड़ा था। साथ ही साथ इनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण कृति थी शिवाजी एंड हिज टाइम्स, जिसका प्रकाशन 1919 में हुआ था, उसमें उन्होंने शिवाजी को एक मराठा नायक के रूप में पेश किया, उनकी सफलता का जिक्र किया। लेकिन जैन सरकार शिवाजी को राष्ट्र निर्माण में असफल पाते हैं और वे बताते हैं कि शिवाजी की अधिकांश संस्थाएं पूरी तरह से मौलिक नहीं थी। 1922 में जो परवर्ती मुगलों पर विलियम इरविन की पुस्तक थी, उसको संपादित करने का कार्य भी, क्योंकि विलियम इरविन उसको पूरा नहीं कर पाए थे, उसको संपादित करने का कार्य भी जैन सरकार ने किया और 1738 जहां पर विलियम इरविन ने अपना काम समाप्त किया था, वहीं से इन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया। 1738 के बाद नादिर शाह का जो 1739 पर भारत पर आक्रमण हुआ था, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया और इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर 1932 से लेकर 50 तक। इसमें भी उन्होंने इरविन के काम को आगे बढ़ाया। 1739 में नादिर शाह के प्रस्थान से शुरू कर इन्होंने द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर को
4 खंडों में लिखा, जिसका समापन इन्होंने 1803 में किया। और 1803 के बारे में हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों द्वारा दिल्ली और आगरा पर विजय सन 1803 में किया गया था। यहाँ पर उन्होंने लेखन को समाप्त किया। उनकी एक अन्य पुस्तक मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1960 में प्रकाशित हुई, जिसके बारे में कहा जाता है कि मरणोपरांत जैन सरकार की ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, क्योंकि 1958 में उनका देहावसान हो गया था। इरविन और सरकार से पूर्व मध्यकालीन भारत पर जिन विद्वानों ने कार्य किया, उनके बारे में यह बताना समीचीन होगा कि उनके सोर्स फारसी के जो दरबारी वृत्तांत थे उतना तक ही सीमित रहा। उससे आगे जानने की कोशिश उन लोगों ने नहीं की। जबकि जैन सरकार ने विभिन्न भाषाओं में जो पत्र लिखे गए थे, डायरी लिखी गई थी और मौलिक समकालीन स्रोत उनका उन्होंने अवलोकन किया। और इतिहास लेखन में जिस विचारधारा की सबसे ज्यादा सराहना की जाती है, राकेवादी कॉन्सेप्ट, उसका अनुकरण इन्होंने किया। और केवल साहित्य से अपने आप को संबद्ध इन्होंने नहीं किया, बल्कि मुगल कालीन जो प्रमुख साइट थे वहां का इन्होंने दौरा भी किया और बड़ी निकटता से उसका ऑब्जर्वेशन या अवलोकन भी उन्होंने किया। मुगल कालीन फोर्ट भी गए, घाटी का भी अवलोकन किया और जो युद्ध हुए थे उनके बारे में वहां पर रहकर इन्होंने गहन पड़ताल की, जिसको आज हम वैज्ञानिक छानबीन कहते हैं। ऐसा ही वैज्ञानिक छानबीन सर जैन सरकार ने किया और इन्होंने अपने लेखन से पूर्वाग्रहों को दूर करने का भी प्रयास किया। लेकिन जब भी कोई इतिहास का लेखक या इतिहासकार इतिहास लिखता है तो उसके लेखन या कार्यों की बाद में समीक्षा होती है। और सर जैन सरकार का जिस प्रकार का लेखन रहा उसके बारे में कुछ लोगों ने अपना पक्ष भी रखा और उनके लेखन की कमी को देखने की कोशिश की गई। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, जो कि मध्ययुगीन भारतीय इतिहास के एक बड़े इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने कुछ बिंदुओं पर जैन सरकार की लेखनी पर प्रश्न उठाए, जिसमें उन्होंने कहा कि जब औरंगजेब की धार्मिक नीति का मूल्यांकन जैन सरकार ने किया तो उन्होंने बनारस फरमान का उल्लेख नहीं किया। एक बनारस फरमान के बारे में उल्लेख यह मिलता है कि औरंगजेब ने जो बनारस का प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ टेम्पल है वहां पर भूमि अनुदान में दिया था। जबकि जैन सरकार का पक्ष यह था कि जब औरंगजेब उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा था उस समय सुजा को पकड़ने के लिए उसे हिंदुओं की मदद थी, जिसके मद्देनजर उसने यह फरमान जारी किया था। साथ ही साथ दूसरा आरोप जैन सरकार पर यह लगाया जाता है या उनका आलोचना किया जाता है कि शिवाजी द्वारा अफजल की हत्या की गई थी और जैन सरकार का अभिमत यह था कि शिवाजी ने अफजल खान की हत्या आत्मरक्षा के लिए किया था, लेकिन इसका प्रमाण उन्होंने नहीं दिया। जबकि यह कहा जाता है कि अफजल खान शिवाजी को पकड़ने और अपने कमरबंद कटार से उन पर आक्रमण करने के लिए दोषी था। इसकी पुष्टि अहमदनगर के निजामुल मुल्क के प्रसिद्ध मीर आलम, जो कि एक इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, उनके विवरण से हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो तीसरा आलोचना उनके बारे में किया जाता है वह यह है कि सरकार ने तत्कालीन समय में जो जजिया आरोपित किया गया था उसकी जो व्याख्या की गई है उसको उन्होंने सही नहीं माना। साथ ही साथ औरंगजेब
और उसके धर्म को जैन सरकार दोषमुक्त नहीं मानते, लेकिन फिर भी जो वर्क जैन सरकार ने किया उसके कारण उनको एक महान इतिहासकार की श्रेणी में शामिल किया जाता है। एक सशक्त व्यक्तित्व, विद्वतापूर्ण कार्य और एक ईमानदार और सत्यनिष्ठ इतिहासकार के रूप में उनको हम देखते हैं। उनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने जहां एक और दरबारी इतिहास को निषेध किया, उसके अतिरिक्त उन्होंने दरबारी साहित्यकार को संदर्भ मानकर, स्रोत मानकर जिन लोगों ने लेखन किया उनकी आलोचना भी की। उनका यह कहना था कि दरबारी साहित्य की हम उपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन जो सत्य का अंश है उसको हम अपने लेखन में शामिल हमें करना चाहिए। यानी इतिहास लिखने के पूर्व सर जैन सरकार का यह मत था कि इतिहासकार को अपने मन से समस्त दुराग्रह, पूर्वाग्रह को हटा देना चाहिए और सर्वथा निष्पक्ष इतिहास का लेखन करना चाहिए। मध्ययुगीन भारतीय इतिहास से में जो काव्यात्मक शैली का प्रभाव था उसको उन्होंने हटाया, परंपराओं का उन्होंने खंडन किया और मानव मूल्यों को प्रतिष्ठित करने का उन्होंने कार्य किया। और इस तरह समकालीन स्रोतों का गहन चिंतन, मनन, विश्लेषण, अध्ययन करके सर जैन सरकार ने यथार्थपूर्ण सत्यान्वेषण करने का कार्य किया और यही वजह है कि मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में उनका नाम एक अग्रणी इतिहासकार के रूप में लिया जाता है। थैंक यू।